हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा पिछला टॉपिक जो था पदार्थ का परिवर्तन या पदार्थ की अवस्था, तो इसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको एक बार देख लीजिए। और आज की इस टॉपिक को भी इस क्लास को आप ध्यान से देखिए। टॉप 30 MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऑलरेडी बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं हर एक प्रश्न, तो इनको ध्यान से देखिए, याद करिए। और मेरे आंसर बताने से पहले कृपया आपसे निवेदन है, आप पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए ही ये सिलेबस से मैं टॉपिक लेकर आती हूँ। तो आप सभी कृपया एमपीटेट वर्ग 2 के स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। तो क्लास शुरू करते हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वायु को एक मिश्रण के रूप में माना जाता है क्योंकि वायु एक मिश्रण है, ये तो सभी जानते हैं। तो क्यों माना जाता है? क्या इसका दबाव बहुत हो जाता है, इसका तापमान बदल सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में इसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, इसकी संरचना भिन्न हो सकती है। तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि वायु को एक मिश्रण के रूप में इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी संरचना भिन्न हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? स्टेनलेस स्टील एक यौगिक है, कांच, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें एक यौगिक हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेल और पानी को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए आसवन, ऊर्ध्वपातन, कीप को अलग करना, क्रोमेटोग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारे तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है कीप को अलग करना। या फिर इसमें लिखा ये गलत है, कीप द्वारा अलग करना। ठीक है, तेल और पानी को हम अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कीप को अलग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस में घटक किसी भी अनुपात में मौजूद है? किसी भी अनुपात में मौजूद है। देखिए कौन सा ये ऑप्शन, कौन सा घटक है जिसमें कोई भी मिश्रण या कुछ भी है, मतलब जैसे किसी भी अनुपात में मौजूद रहता है अवयव कोई सा भी, तो वो बताना है। मिश्रण हो सकता है यौगिक, विलयन या कोलाइड। तो किसी भी अनुपात में कोई अवयव होता है तो वो मिश्रण में होता है, तो इसका पहला सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण नमक, सल्फर, रेत और लोहे के बुरादे का मिश्रण, यानी कि इन चार चीज़ों का मिश्रण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हिलाया जाता है और एक फिल्टर पेपर के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। एक चाइनीज डिश में सूखेपन के लिए फिल्ट्रेट को वाष्पित किया जाता है। वाष्पीकरण के बाद डिश में क्या छोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्या छोड़ा जाएगा? तो वो होगी सल्फर। ठीक है, सल्फर छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो पदार्थ ए और बी जब एक साथ मिलाए जाते हैं तो गर्मी के विकास के साथ एक पदार्थ सी बनता है। सी के गुण ए और बी के पदार्थों से पूरी तरह भिन्न हैं। तो सी पदार्थ कौन सा होगा? पूरी तरह भिन्न किससे है? ए और बी के पदार्थ से। तो सी पदार्थ हमें बताना है, सी पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, आप बताइए, यौगिक की तत्व या मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो जो सी पदार्थ है वो बाकी ए और बी से भिन्न है, तो वो यौगिक होगा
क्योंकि सी अन्य पदार्थों की तुलना में पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि इसके गर्मी के विकास के साथ एक पदार्थ अलग बना है ए और बी के साथ मिलाने से पदार्थ सी, तो वो यौगिक होगा। चलिए 7 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कैम्फर द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अब ये कैम्फर क्या होता है? कैम्फर के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। कैम्फर द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे डैश लगाना चाहिए था। कैम्फर डैश द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदले, बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए, ठीक है, तो वो ऊर्ध्वपातन विधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण बनाने में परिणाम देगा? कौन सा मिश्रण बनाने में परिणाम देगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। संगमरमर की पिसाई करके छोटे छोटे कणों में समेटना, या बर्फ के टुकड़ों को छोटे कणों में तोड़ना, सोडियम धातु को पानी में छोड़ना, पानी में दूध मिलाना। तो मिश्रण बनाने का परिणाम क्या हो जाएगा? पानी में दूध मिलाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी अनुपात में मिला देंगे हम पानी को। किसी ठोस पदार्थ की शुद्धता की जांच उसके द्वारा की जा सकती है, तो ये जांच किसके द्वारा की जा सकती है? कोई ठोस है, उसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है क्वथनांक के द्वारा, गलनांक के द्वारा, पानी में घुलनशीलता के द्वारा, या शराब में घुलनशीलता के द्वारा। तो इसके पदार्थ की शुद्धता की जांच की जा सकती है उस वस्तु को गलाकर, कि उसमें अन्य अवयव मौजूद है या नहीं, तो वो गलनांक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इथेनॉल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। एथेनॉल है और पानी है, तो इसको किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? निस्पंदन के द्वारा, अपघटन, भिन्नात्मक आसवन, ऊर्ध्वपातन। तो ये किया जा सकता है भिन्नात्मक आसवन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा? समुद्री जल से नमक हम कैसे प्राप्त करते हैं? निस्पंदन, अपघटन, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, एक नमूने में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं आपके सामने है, एक नमूने में दो पदार्थ होते हैं और समान गुण होते हैं, वह नमूना है। वह नमूना कौन सा है जिसमें दो पदार्थ हैं और उनके गुण भी समान हैं? तो वो कहलाएंगे हमारे, क्या कैसे कहलाएंगे? सजातीय मिश्रण कहलाएंगे वो। ठीक है, ना कि यौगिक। विषम मिश्रण, तत्व तो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। अब विषम मिश्रण अलग अलग दो मिश्रण हैं जिनकी पूर्णतः सभी गुण विषम हैं, और यौगिक है जो निश्चित मात्रा में यौगिक मिलकर बनते हैं, तो वो यौगिक होते हैं। तो सजातीय मिश्रण हो जाएंगे, मतलब एक ही तरह के समान गुण वाले सजातीय दो मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी शुद्ध पदार्थ माना जाता है? निम्न में से किसी शुद्ध पदार्थ मानेंगे? ग्रेनाइट है, सोडियम क्लोराइड है, मृदु पानी है, मिल्क और मैग्नीशियम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण के भौतिक गुण, एक मिश्रण के भौतिक गुण क्या हो सकते हैं? पदार्थ की मात्रा के साथ भिन्न होता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, पदार्थ के संगठन पर निर्भर करता है, पदार्थ के घटकों के आधार पर भिन्न होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसके घटकों के आधार पर भिन्न होता है ये। ठीक है, चलिए 15वां है यौगिक। यौगिक कौन सा है? यौगिक क्या है? तो मिश्रण के समान है, उनके भौतिक गुणों द्वारा अलग किया जा सकता है, केवल एक प्रकार का तत्व होता है, विभिन्न प्रकार के परमाणु एक दूसरे के साथ रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। तो देखिए मिश्रण के समान है, ये तो गलत हो गया, मिश्रण के समान नहीं होता है। उनकी भौतिक गुणों द्वारा अलग किया जा सकता है, यौगिक को उनकी भौतिक गुणों के द्वारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केवल एक प्रकार का तत्व होता है, तो एक प्रकार का नहीं होता है, एक या दो से अधिक तत्वों को मिलकर बनता है यौगिक। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विभिन्न प्रकार के परमाणु एक साथ एक दूसरे के साथ रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषम पदार्थ का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा? बोतल बंद पानी,
टेबल सॉल्ट, तांबे के टुकड़े और मोमबत्ती। तो इनमें से विषम पदार्थ कौन सा हो जाएगा? मोमबत्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय पदार्थ का उदाहरण है? सजातीय पदार्थ हमें बताना है। ग्रेनाइट, कॉपर सल्फेट और तेल के पानी का घोल या मृदु पानी। तो देखिए, कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा भी कहते हैं। अब ये सजातीय पदार्थ का उदाहरण कैसे हो जाएगा? क्योंकि कॉपर सल्फेट इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। छानने का काम अलग करने के लिए किया जा सकता है। छानने का काम अलग करने के लिए क्या किया जा सकता है? ठोस पदार्थ से ठोस निकालना, ठोस पदार्थ से तरल पदार्थ, तरल पदार्थ से तरल पदार्थ या गैसों से तरल पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थों से तरल पदार्थ को हम छानकर अलग कर सकते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। पिघलने तक बिंदु सामग्री को अलग कर सकते हैं क्योंकि। जो पिघलने का पॉइंट होता है उससे सामग्री को अलग कर सकते हैं क्योंकि पदार्थ अलग अलग तापमान पर पिघलते हैं। अणु गर्म होने पर तेजी से कंपन करते हैं। ऊष्मा अणुओं को विघटित करने का कारण बनती है। कई पदार्थ गलनांक पर फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पदार्थ अलग अलग तापमान पर पिघलते हैं, इसलिए उनको एक पॉइंट पर अलग किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आसवन एक अच्छी पृथक्करण तकनीक है। आसवन एक अच्छी पृथक्करण की तकनीक है। तो ठोस, तरल पदार्थ, ठोस मिश्र या गैस है। आसवन विधि के द्वारा किसको पृथक कर सकते हैं हम? तो तरल पदार्थ को। ठीक है, आंसर। 21वां क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। घुलनशीलता के लिए एक अच्छी पृथक्करण तकनीक कौन सी हो सकती है? शुद्ध धातुएं, नोबल गैसें, विभिन्न लवण, धातु मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के लवण हैं जिनकी घुलनशीलता एक अच्छी पृथक्करण की तकनीक हो सकती है। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चुंबकत्व अलग करने के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। चुंबकत्व को अलग करने के लिए सबसे अधिक फायदेमंद कौन सी विधि हो सकती है? सॉरी, क्या हो सकता है? गैस और गैर धातु तरल पदार्थ, चुंबकीय ठोस और ठोस जैसे सल्फर, गैर धातु ठोस और ठोस जैसे सल्फर, गैर चुंबकीय तरल पदार्थों से गैर चुंबकीय ठोस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चुंबकीय ठोस और ठोस जैसे सल्फर को हम चुंबकत्व के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, उस एक का चयन करें जो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए है मोम का पिघलना, पानी का जमना, भोजन पकाना, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा चयन कीजिए इनमें से जो रासायनिक परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा हमारा भोजन का पकाना। ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भोजन पकने के बाद उसको वापस पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, जबकि इन दोनों को लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 24वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शीतलता डैश शीतलता का कारण है। शीतलता देखिए, शीतलता यानी ठंडक। तो किस कारण होती है? संघनन के द्वारा, कथन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा या गलन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी मटके में पानी भर के रखते हैं तो पानी से मटके से जो पानी है वो वाष्पीकृत होता है रहता है, धीरे धीरे झरता रहता है, तो तभी मटके का पानी ठंडा होता है। तो वही ये वाष्पीकरण के कारण ही संभव है। चलिए नेक्स्ट। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था बताना है। ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों तो पहले ही पता की जा सकती थी, तो इसकी चौथी अवस्था हो जाएगी प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। कम दाब, कम ताप, उच्च तापमान। सितारों में जो प्लाज्मा बनते हैं जिसके कारण सितारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो होते हैं किसके कारण, ये हमें बताना है। तो ये होते हैं उच्च तापमान के कारण। ठीक है, नेक्स्ट। जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण डैश के रूप में होता है। जब पदार्थ प्लाज्मा की अवस्था में होगा तो उसके कण कैसे होंगे? द्रव, गैस, आयन आया आयनीकृत गैस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनीकृत गैसों के रूप में प्लाज्मा होता है।
फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस और नियोन बल्ब के अंदर डैश गैस भरी होती है। नियोन बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, हमें ये बताना है। तो वो भरी होगी नियोन गैस ही। ठीक है। 29 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। देखिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब है और नियोन बल्ब में उपस्थित जो गैस है उसकी प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो वो क्या चमकेगा, वो सेम टू सेम वही हो जाएगा, ये प्लाज्मा होगा, जिसके कारण तारे भी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं हमें, वो यही होता है। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो ये हमें बताना है। विक्रम साराभाई ने, सत्येंद्र बोस ने, सीवी रमन ने, होमी भाभा ने। तो ये हुई थी सत्येंद्र बोस ने की थी पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए गणना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो बाकी अपने साथी मित्रों को भी क्लास शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि हम किस तरह से आप लोगों की और मदद कर सकते हैं, क्या अपने वीडियो में और क्या ऐड करें जिससे आप लोगों को पूरी मदद मिल सके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।